ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। अभी 2026 की शुरुआत ही हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई राजनीतिक दल अभी से अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं और इन्हीं में से एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जो लगातार बीजेपी की काट तलाश रहे हैं। इस कड़ी में अब इटावा में उनके जरिए बनवाया जा रहा मंदिर चर्चा में है। ये मंदिर देखने में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर जैसा है, जिसे लेकर यूपी में सियासत जमकर शुरू हो गई है। नद्याः सरस्वती मपियन्ति स्रोतसा कातानि खङ्गिणा। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, बाबा भोलेनाथ के दरबार में माथा टेक रहे थे, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जब कोई अदृश्य करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है, दृश्यमान हो जाता है। इस पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने 44 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया। ये वीडियो इटावा में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तरह बन रहे केदारेश्वर मंदिर का है, जिसे खुद अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। इस मंदिर का पूरा क्षेत्रफल करीब 50 बीघे में है। मंदिर का शिलान्यास 2020 में अखिलेश ने किया था। यहां से उनका गांव सैफई करीब 20 किलोमीटर दूर है। मंदिर शिव शक्ति अक्षरेखा के ऊपर बन रहा है। देश के 7 प्रमुख शिव मंदिर इसी रेखा पर स्थित हैं। केदारेश्वर मंदिर को बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तमिलनाडु से स्पेशल पत्थर लाए जा रहे हैं, उसी से मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पत्थर कन्याकुमारी से ही तराश कर भेजे जा रहे हैं। 200 लोग तमिलनाडु में पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। 100 लोग इटावा में मंदिर को तैयार करने के काम में लगे हैं। इटावा की लॉयन सफारी के सामने बन रहे इस मंदिर की ऊंचाई 74 फीट है, जिसे देखने अभी से लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। अपने आप में तो बहुत अलग तरीके का है। इतना अच्छा हमने तो अभी नहीं देखा है कहीं। बिल्कुल केदारनाथ की वो कॉपी बनाए हैं। यहाँ आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं है। यहाँ बड़े दूर से श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं देखता हूँ हर सोमवार को इतनी भीड़ होती है, और सावन के महीने में तो व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है। ये चीज रही है, मैं देखता हूँ, मैंने खुद व्यवस्था संभाली है। मंदिर अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर राजनीति अपने सबाब पर है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए केदारेश्वर मंदिर को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे अखिलेश की नकल वाली प्रवृत्ति बता रही है। वैसे इसका जवाब देने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। जनता के समर्थन से जो मंदिर बनते हैं या जो भी धार्मिक स्थान बनते हैं, उसका एक अलग व्यवस्था मतलब होता है, और किसी एक व्यक्ति के बनाए हुए उनके दरवाजे मंदिर हो तो उसके लिए जाना। तो ये तो उसी में अंतर है। भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर है, वो पूरी दुनिया के लोग मिलके अपने चंदे से, अपनी आस्था से, अपने सहयोग से बनवाए हैं और संघर्ष करके बनवाए हैं। और ये इनका मंदिर एक राजनीतिक मंदिर है। केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बना करके अखिलेश यादव जी अपनी उस नकल की प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं, जिसमें केवल नकल ही करना सीखा है, कभी असल पर उनका ध्यान नहीं रहा है। प्रभु रामलला की जन्मभूमि का मंदिर का दर्शन न करना उनकी इस सोच को दिखाता है कि उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं है, ये दिखावटी है। कि हर घर में मंदिर बने, हर जगह और जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्मों का संस्थान बनाए, और सबके साथ जो महत्वपूर्ण है ये है कि संविधान की हमारी मान्यता और उसके जो मूल्य हैं वो बचे रहें। दरअसल अखिलेश के मंदिर प्रेम को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे उनकी यादववाद और मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलने की कोशिश बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी तो उसका आधार मुस्लिम और यादव हुआ करता था। MY समीकरण के सहारे 3 बार मुलायम सिंह और 1 बार अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे।
2022 विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को यादव वोट 12% और मुस्लिम वोट 8% ही मिला था। वहीं एसपी गठबंधन को यादव वोट 83% और मुस्लिम वोट 79% मिला था। 2014 के बाद यूपी की सियासत बदल गई। हिंदुत्व की छतरी के नीचे तमाम हिंदू जातियों को एकजुट करने और सपा पर यादववाद और मुस्लिम परस्त छवि गढ़ने में बीजेपी कामयाब रही, जो कहीं न कहीं अखिलेश के वापसी की राह में बड़ी सियासी अड़चन है। बदले राजनीतिक हालात में अखिलेश भी ये जान चुके हैं कि केवल MY समीकरण के सहारे बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। तो क्या केदारेश्वर मंदिर के जरिए अखिलेश की कोशिश MY के साथ हिंदू वोट बैंक को साधने की है? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के वोटिंग पैटर्न सामने आए थे, जिस तरीके की सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, जो इंडिया अलायंस को जितनी सीटें मिली हैं वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है और अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे हैं और इसीलिए वो पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे हैं। उनके पास एक विकल्प है और विकल्प जैसा वो पीडीए को जोड़ते हैं, कभी जो दलित शोषित वंचित है वो पीडीए है और अगड़ा भी पीडीए है, यानी जो कहीं से भी पीड़ित है वो पीडीए है। इस तरह का नैरेटिव वो लगातार बनाए हुए हैं और बीजेपी उनके इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। माना जा रहा है कि 2014 के बाद जिस तरह से हिंदू मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, उससे अखिलेश को मंदिर और प्रतीकों की राजनीति करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस तरह सपा अपने सियासी एजेंडे पर बीजेपी को लाने की बजाय खुद बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात पर उतर रही है। बीजेपी हिंदू समुदाय को अपना वोट बैंक मानती है, इसीलिए उसकी पिच पर उतरकर मुकाबला करना सपा के लिए आसान नहीं है। मंदिर निर्माण करने से अखिलेश बीजेपी के पिच पे नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि अखिलेश अपने जो उनका निजी आस्था है उस पे खड़े हो रहे हैं और धर्म आपको अपनी स्वतंत्रता देता है कि आप उसको किस तरीके से पूजा करें। सनातन धर्म में कोई डूज एंड डोंट नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है और मैं समझता हूं कि राजनीति को अलग और उनके मंदिर निर्माण को इससे अलग देखा जाना चाहिए। वो बिल्कुल बीजेपी के पिच पे नहीं है, उनकी अपनी पिच तैयार हो रही है। 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का दांव चला था। अखिलेश पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को शिकस्त देने में सफल भी रहे हैं और अब 2027 से पहले उन्होंने मंदिर वाला दांव चला है। अब देखना यह है कि अखिलेश का मंदिर वाला ये दांव बीजेपी के लिए 27 में खतरा बनेगा या बीजेपी हर खतरे को पार करके जीत की हैट्रिक लगाएगी। अब दिन की अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ की मांग हर बीतते दिन के साथ तेज हो रही है, जिसका नतीजा है उत्तराखंड सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की अब सिफारिश कर दी है। लेकिन लोग मांग कर रहे हैं ये जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए। इसी को लेकर आज उत्तराखंड बंद बुलाया गया और इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है, आखिर धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश में इतनी देर क्यों की? कहीं उसका ये फैसला 2027 चुनाव के मद्देनजर तो नहीं है? ये उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए सड़क पर उतरे हैं। ये अंकिता भंडारी के असली गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की मांग है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। इसी को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे। उत्तराखंड में विपक्ष और कई संगठनों ने ये बंद बुलाया था। इसी कड़ी में देहरादून में अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पोस्टर और तख्ती लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं। देहरादून में बंद का मिला जुला असर दिखाई पड़ा। जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है। जब तक सरकार सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय की देखरेख में, सिटिंग जज महोदय की देखरेख में नहीं करती होता है, तब तक हम मांग करते रहेंगे। अंकिता के लिए रुद्रप्रयाग में भी बाजार बंद नजर आए।
देवभूमि की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रुद्रप्रयाग बाजार से लेकर ग्रामीण बाजार तक बंद रहे। रुद्रप्रयाग में 11 बजे के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया और दोषियों को हर हाल में मौत की सजा दिए जाने की मांग की। अंकिता भंडारी हम सबकी बेटी है और हमारी बेटी की ही जैसी है, और सब लोगों ने ये सोच के अगर आज बाजार बंद किया है तो बहुत सब लोगों का हृदय से आभार। जो हकीकत में दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। अपराध अंकिता के साथ भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध निर्भया के साथ हुआ। हम ये कहते हैं कि ये बड़ा अपराध हुआ है और इसमें सज़ा जैसे निर्भया जैसी है वैसी ही सज़ा होनी चाहिए। अंकिता हमारी भी बहन थी, लगता है कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। न्याय मिलना चाहिए। अंकिता केस 22 सितंबर 2022 को सामने आया था। मामले में डीएम के आदेश पर लक्ष्मण झूला थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। धामी सरकार ने 24 सितंबर 2022 को हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। लेकिन पिछले दिनों एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के कॉल रिकॉर्डिंग ने मामले को गरमा दिया था। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला के वायरल ऑडियो में बीजेपी के एक सीनियर नेता का जिक्र किया गया। वीआईपी गेस्ट हाउस को लेकर अंकिता की हत्या की बात कही गई। इसके बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। धामी सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश शुरू हुई। आखिरकार सीएम धामी ने मामले में अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सीबीआई जांच का फैसला किया। जो एक असमंजस स्थिति जो समाज में उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहन अंकिता के माता पिता से बात की और उनकी संवेदनशीलता थी कि उनको सुनने के बाद में तुरंत सीबीआई को ये प्रकरण जो है वो देने का ये फैसला किया गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार अंकिता भंडारी के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और इंसाफ के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। हालांकि इस दौरान वो विपक्ष पर ओछी राजनीति का आरोप लगाने से नहीं चूके। हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कुछ लोगों ने आपने देखा हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड की धामी सरकार को अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच की सिफारिश करने में इतनी देर क्यों लगी? क्यों धामी सरकार अब तक सीबीआई जांच की सिफारिश से बच रही थी? दरअसल अंकिता भंडारी मर्डर केस के जरिए विपक्ष धामी सरकार को लगातार घेर रहा है। वो इसे 2027 में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। धामी सरकार भी इसे भांप रही। वो जानती है अगर विपक्ष अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है तो चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि देर से ही सही धामी सरकार सीबीआई जांच के लिए राजी हो गई। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सीबीआई जांच में कथित वीआईपी गेस्ट के नाम का भी खुलासा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने थोड़ा सदैव तरीके से किया। अंकिता भंडारी के जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता उसके, उनसे मिले और उसके बाद जो है एक ये सीबीआई की जांच का ऐलान किया गया, एक एफआईआर दर्ज की गई ताकि राज्य सरकार ये साबित कर सके कि हम एक अपराध हुआ है उसमें न्याय में बाधक नहीं बनना चाहते। ये कोई पहला मौका नहीं है जब धामी सरकार को जनता की आवाज के आगे झुकना पड़ा हो। धामी सरकार ने जन आंदोलन को देखते हुए तीसरे मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी की है। इससे पहले पेपर लीक और एलयूसीसी कंपनी की तरफ से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले को सीबीआई को सौंपा गया है और अब सीबीआई देवभूमि की बेटी की हत्या के पीछे का सच और असली गुनहगार को सबके सामने लाने की कोशिश करेगी। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका के चुनाव में सियासी तनाव शुरू हो गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स के बाद अब महायुति ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो की तरह महायुति ने भी लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ घोषणा पत्र तक सीमित नहीं है। ये मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच गया है और
इस हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई में भाषा की मर्यादा भी तार तार हो रही है। बीएमसी की लड़ाई में बीजेपी और शिवसेना ने फाइनल चढ़ाई कर दी। देश की सबसे अमीर नगरपालिका पर कब्जे की जंग में अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये घोषणा पत्र जारी हुआ सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की मौजूदगी में। आठवले इसलिए मौजूद थे क्योंकि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के साथ आरपीआई का भी गठबंधन है। विनंती करतो की आपण सर्वप्रथम या वचननाम्याचं प्रकाशन करा। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले बीजेपी और शिवसेना ने अपने पत्ते घोषणा पत्र के जरिए खोल दिए। महायुति के इस घोषणा पत्र को वचननामा नाम दिया गया है। घोषणा पत्र के कवर पेज पर पीएम मोदी के साथ बाला साहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे का चित्र है। इस मैनिफेस्टो में मुंबई के लिए कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। इन वादों पर एक नजर डालिए। मुंबई को 2034 तक विकसित महानगर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2029 तक शहर में 100% इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी लक्ष्य है। बेस्ट की बसों में आधे दाम पर महिलाओं का सफर करने की सुविधा दी जाएगी। बेस्ट बसों की संख्या 5000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। मुंबई में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए 5 सालों में गरगई, पिंजल, दमनगंगा प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। पर्यावरण बचाने के लिए 17,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं के लिए 5 लाख तक बिना ब्याज का लोन। बीएमसी मार्केट में मछली बेचने वालों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। मछली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा। हुतात्मा स्मारक चौक पर विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। मराठी कला केंद्र बनाएंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशियों से मुक्त होगी मुंबई। घोषणा पत्र में किए वादों को लेकर फडणवीस और शिंदे ने दावा किया कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। आणि आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड याच्यामध्ये असलेल्या अंतरामुळे आम्ही जो काही जाहीरनामा वचननामा देतो तो पूर्ण करू। आणि मुंबईमध्ये जे आम्ही 3.5 वर्षामध्ये आम्ही काम केलेलं आहे ते देखील आपल्या समोर आहे। ठीक एक हफ्ते पहले यानी पिछले रविवार को ठाकरे ब्रदर्स ने भी अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया था। तब ठाकरे ब्रदर्स ने भी मुंबई करों से कई वादे किए थे। ठाकरे बंधुओं के घोषणा पत्र के कुछ वादे आपको दिखाते हैं। 1 लाख लोगों को सस्ते घर देंगे। मुंबई में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। घरेलू सहायिका को 1500 हर महीने मिलेंगे। 10 रुपए में नाश्ता भोजन देने वाली कैंटीन बनाएंगे। स्वरोजगार के लिए 1 लाख युवाओं को मदद देंगे। सभी स्कूलों में मराठी सिखाने की व्यवस्था। 700 वर्ग फुट तक के घर पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ। महिलाओं छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा। लोकल बस का किराया घटेगा। लेकिन फडणवीस ने जब महायुति का घोषणा पत्र जारी किया तब उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे ही थे। मैंने तो ओपन चैलेंज दिया है, उद्धव जी के भाषण में विकास का मुद्दा दिखाइए और मेरे से 5,000 रुपया ले जाइए। एक तरफ घोषणा पत्र पर घमासान है तो दूसरी तरफ बीएमसी के चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला संग्राम भी चल रहा है। सीएम फडणवीस ठाकरे ब्रदर्स पर हिंदू शब्द के अलग अलग इस्तेमाल को लेकर तंज कर रहे हैं। काही लोकांची अवस्था कशी झाली, काल 2 बंधू नाशिकला गेले होते। नाशिकला गेल्यानंतर तिथे मुंबईवर भाषण केलं। मुंबईमध्ये सभा घेत नाहीत, मुंबईमध्ये बोलत नाहीत। पण त्याहीपेक्षा मला आश्चर्य वाटलं, नाशिकमध्ये त्या ठिकाणी त्यांची सुरुवात माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो होती आणि मुंबईमध्ये मात्र हिंदू शब्द सोडून दिला आणि मुंबईमध्ये त्यांची सुरुवात होती माझ्या तमाम राष्ट्रभक्त बांधवांनो। का मुंबईमध्ये हिंदू म्हणायची लाज वाटते? फडणवीस ठाकरे बंधुओं को घेर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की छोड़ी हुई चिंगारी भी अब आग का रूप ले चुकी है। पहले ओवैसी को सुनिए, फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू मुसलमान वाले मामले ने कैसा मोड़ ले लिया है आपको बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे आग बबूला उठे और ऐसी बातें कह दी जो अमर्यादित की श्रेणी में आती हैं। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरखे वाली पंतप्रधान की धमकी से है। ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्ते इसी तरीके से अगर भौंकते रहे ना
तो उनकी नसबंदी कैसी करनी है ना, हमको अच्छी तरह से आता है। महानगरपालिका चुनाव में प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी ओवैसी और उद्धव पर हमला बोला। ओवैसी भी यहाँ पर आए थे, वो कह रहे हैं कि भारत की जो प्रधानमंत्री है वो बुर्के वाली होगी, मेयर बुर्के वाली होगी, तो बुर्के का जिक्र बहुत हो रहा है मुंबई में। कहीं ओवैसी कोई बुर्का पहन के ना भागना पड़ जाए एक दिन। हम का नारा लगा लें अपनी सभा में, अगर उन्हें आता हो तो वो भूल गए, अब तो हरे झंडे के बीच में खड़े होकर भाषण देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और बड़े नेता अबू आजमी ने नीतीश राणे को जवाब दिया तो मर्यादा को ताक पर रख दिया। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। देश की सबसे अमीर नगरपालिका पर कब्जे की लड़ाई ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि नेताओं के बोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। घोषणा पत्र पर घमासान से शुरू हुआ मामला हिंदू मुसलमान पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता के ऐसे नुमाइंदे जनता के हक की बात कर पाएंगे जिनकी भाषा ही जहरीली है। ऐसा पहली बार हुआ, रेड के बीच पहुंची मुख्यमंत्री और सबूत छीन कर ले गईं। ऐसा पहली बार हुआ, बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी ने मचा रखा है बवाल। दफ्तर से सड़क तक ममता ने खोल रखा है मोर्चा। ईडी की जांच के बीच दीदी का पलटवार, जितने हमले करोगे उतनी मजबूती से जीतेगा बंगाल। ममता और ज्यादा आक्रामक हो रही है या दीदी डर गई है? ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ऐसा क्या सीक्रेट था वहां पर? क्या दीदी फंस गई हैं? क्या ममता बनर्जी चुनाव ऐलान से ठीक पहले अपने आक्रामक तेवर की वजह से घिर गई हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिन से बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। ईडी की छापेमारी का विरोध सड़क तक सीमित नहीं रहा, न्याय की दहलीज तक पहुंच चुका है। पहले हाई कोर्ट और अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच में बाधा डालकर ममता बनर्जी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता की आड़ में जांच को चुनौती देना संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में आता है? आने वाला वक्त तय करेगा कि संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री ने जो किया है वो राजनीतिक रणनीति थी या संविधान की कसौटी पर एक गंभीर चूक। गुरुवार को रेड का खुला विरोध, शुक्रवार को सड़क पर ताकत का प्रदर्शन और शनिवार को छापेमारी को बंगाली अस्मिता से जोड़ने वाला कैंपेन सॉन्ग। तीन दिन 3 अलग रणनीतियां। दीदी हर हमले का जवाब देती हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या जवाब अब राजनीति का है या डर का? बंगाल से लेकर दिल्ली तक जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या ममता बनर्जी दबाव में है और क्या यही वजह है कि जांच को अस्मिता की ढाल के पीछे छिपाने की कोशिश हो रही है? আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। ममता जी कह रही हैं कि हम जो दफ्तर में गए थे, आईपैक नाम है ना,
वो हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं गए थे, टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में गए थे। अब ये लॉजिक तो हमने आज तक सुना ही नहीं। और मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? इस कड़कड़ाती सर्दी में बंगाल की सियासत नए साल की शुरुआत के साथ ही गर्म हो चुकी है। बंगाल को चुनाव में जाने में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और नारों के शोर से पहले हंगामों का दौर शुरू हो गया। ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन देखने वाली कंपनी आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर से निकलते वक्त की ये तस्वीर है। दीदी के हाथ में था हरे रंग का एक फोल्डर। उस फोल्डर में सिर्फ कागज नहीं थे, एक फाइल, एक लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क भी साथ था। दूसरी तस्वीर पहली तस्वीर के सामने आने के आधे घंटे बाद की है। 8 जनवरी की ही तारीख थी। प्रतीक जैन के आईपैक वाले दफ्तर पर ईडी छापा मार रही थी। उसी वक्त आईपैक के दफ्तर से फाइलों का पुलिंदा गाड़ी में डाला जा रहा था। ये कार टीएमसी की बताई गई। देखते ही देखते ये दो तस्वीर विवाद की पूरी पिक्चर शुरू कर देती है। संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री पर सवाल उठाती है। बीजेपी उसी वक्त से इस मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। ऐसे प्रदर्शन करते करते ममता बनर्जी चले जाए। एक तो रैंप पे चलना शुरू कर दिया, वो रैंप पे चलते चलते एकदम अंतर्जली यात्रा तक पहुंच जाएगा। और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या ममता ने कानून अपने हाथ में लिया? क्या ममता ने ईडी के अफसरों को धमकी दी, सरकारी एजेंसी को काम करने से रोका? क्या ममता ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ये शोभा देता है? प्रतीक जैन के घर पे छापा ऐसे नहीं पड़ा था और ममता बनर्जी ऐसे चोरों को बचाने के लिए वो दौड़ रही है, फाइल लेके दौड़ रही है। 8 जनवरी से ये सवाल कोलकाता से दिल्ली तक पूछे जा रहे हैं। ममता बनर्जी इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। 9 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही कोर्ट में काफी हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, जिसके चलते हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी और 14 जनवरी को सुनवाई करने की बात कही। इस सब के बीच जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की कि बिना उनका पक्ष सुने इस मामले में कोई भी आदेश न दिया जाए। If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? अब कहानी में खेल समझिए। आखिर ईडी को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की नौबत क्यों आई? तो इसकी दो प्रमुख वजह राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। पहली तो ये कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता के समर्थकों ने जो माहौल बनाया, ईडी को वहां आगे भी हंगामे की आशंका लग रही है। दूसरी वजह ये कि सवालों के घेरे में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, ईडी ने पश्चिम बंगाल और कोलकाता के आला पुलिस अधिकारियों पर भी उंगली उठाई है। पुलिस पर सवाल की वजह समझिए। ईडी सूत्रों से गुरुवार को खुलासा हुआ कि ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का मोबाइल फोन भी ईडी अफसरों के हाथ नहीं लगने दिया, उसे भी कब्जे में लेकर साथ ले गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का मोबाइल खुद ले लिया। ईडी ने एतराज किया तो राज्य के डीजीपी ने उसे धमकी दी। डीजीपी ने धमकाया कि रिकवरी दिखाई तो गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के 3 अफसरों को बड़ी संख्या में पुलिस ने घेर रखा था। जांच के दौरान मौके पर कोई स्वतंत्र चश्मदीद मौजूद नहीं था। सवाल सिर्फ ममता का नहीं है, सिर्फ ममता पर लगे आरोप का नहीं है। सवाल ये है, क्या ममता के इशारे पर बंगाल की पुलिस भी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ काम कर रही है?
सिस्टम का मोहरा बनी हुई है। ममता बनर्जी जी का अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, 2019 में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जी के खिलाफ हो, फिर उसके बाद जो अस्पताल कांड हुआ उसमें अस्पताल के प्रबंधक को बचाने के लिए सीबीआई के खिलाफ वो मैदान में उतरी। यदि ईडी का आईपैक के दफ्तर में जो छापा पड़ा उसमें ममता बनर्जी नहीं उतरती तो आश्चर्य जरूर होता। तो ये ममता बनर्जी का ईडी के खिलाफ उतरना ये उनकी रणनीति है। बीजेपी पूछ रही है, अगर वो आपकी पार्टी का ऑफिस था तो वहां सरकारी दस्तावेज कैसे पहुंचे? अगर वो पार्टी ऑफिस ही था तो वहां राज्य के मुख्य सचिव आपके साथ क्यों मौजूद थे? भ्रष्टाचार की जांच में बाधा डालकर आप किन लोगों को बचाना चाहती थी? और सबसे बड़ा सवाल, उन फाइलों और लैपटॉप में ऐसा क्या था जिसे लेकर भागते हुए उन्हें अपने संवैधानिक पद का ख्याल भी नहीं रहा? हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस अब ममता जी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। ताजा विवाद में जिस आईपैक और प्रतीक जैन की भूमिका है, आखिर उस प्रतीक जैन के लिए ममता ने सीधे सीधे केंद्र से टकराव क्यों मोल लिया? ये टीएमसी का सबसे नया गाना जो चुनाव प्रचार में सुनाई देगा, असल में बंगाल की सभाओं में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो बोलते हैं, सोशल मीडिया पर टीएमसी का जो आक्रामक कैंपेन चलता है और बंगाल की गलियों में माँ माटी मानुष की जो सियासी रणनीति बुनी जाती है, उस पूरी प्लानिंग के पीछे होती है आईपैक की सोच। विरोधी दलेर कण्ठरोध करबो, अरे तुम ईडी लगाओ। अभिषेक बनर्जी इन दिनों बंगाल की यात्रा पर निकले हैं। आईपैक की टीम उस यात्रा को मैनेज कर रही है और उसी आईपैक का चेहरा है प्रतीक जैन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ इस तस्वीर में जो तीसरा चेहरा दिखाई दे रहा है वही है प्रतीक जैन। यही वो नाम है जिसके हाथों से 2024 के चुनाव में टीएमसी की जीत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। नारे क्या होंगे, संदेश कैसे जाएगा और जनता तक बात किस अंदाज में पहुंचेगी, यहीं से तय हुआ। ये तस्वीर उसी दौर की है जब सत्ता की भाषा, चुनावी गणित और सियासी नैरेटिव एक ही टेबल पर तैयार हो रहा था। और अब जब वही नाम ईडी की जांच से जुड़ा तो ममता ढाल बनकर खड़ी हो गई, बिना ये सोचे कि वो संवैधानिक पद पर बैठी है, कानून की राह में रोड़ा बनने जा रही है। और आइए अब इस पूरे बवाल की जड़ तक चलते हैं। कोयला चोरी और अवैध खनन को लेकर सीबीआई ने साल 2020 में जांच शुरू की। इसके बाद करोड़ों की हेराफेरी और मनी ट्रेल की जांच ईडी ने संभाली। इस घोटाले में जांच की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंची और इसी दौरान जांच में ये बात सामने आई कि हवाला ऑपरेटर के जरिए करोड़ों रुपए आईपैक को ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गुरुवार को 10 जगह पर छापेमारी की थी और ममता ने कानूनी कार्रवाई का रुख बदले की रणनीति की तरफ मोड़ दिया। इससे पहले भी सरकारी कामकाज का विरोध ममता बनर्जी करती रही हैं, लेकिन इस बार बाजी पलटती दिख रही है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता बनर्जी पहले भी सड़क पर उतरकर विरोध कर चुकी हैं। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ये बवाल और बढ़ा है। ममता बनर्जी 2018 में ही प्रस्ताव ले आई थी कि सीबीआई राज्य की मंजूरी के बिना छापे नहीं मार सकती। 2019 में सीबीआई ने शारदा घोटाले में डीजीपी से पूछताछ की तो ममता आधी रात को कोलकाता में धरने पर बैठ गई थी। 2021 में ममता बीएसएफ से भी भिड़ी कि वो बिना इजाजत गांव में कैसे घुस सकती है और इस बार जब ईडी ने कोयला घोटाले के तार जोड़ने के लिए रेड मारी तो ममता खुद छापेमारी में रोड़ा अटकाने पहुंच गई। कभी नेताओं की गिरफ्तारी, कभी मंत्री पर शिकंजा तो कभी भतीजे अभिषेक बनर्जी से कोयला तस्करी केस में पूछताछ। हर बार ममता केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ ऐसे खड़ी हुई जैसे राजनीतिक विरोध कर रही हो। আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে।
3 साल पहले की ये तस्वीर है। पीजी घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस में टकराव हुआ तो ममता बनर्जी 45 घंटे तक धरने पर बैठ गई थी। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ममता बनर्जी की बेचैनी ऐसे ही नहीं बढ़ी है। बंगाल में बीजेपी की बढ़त टीएमसी की टेंशन को बढ़ाए हुए है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक पिछले 10 साल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा ही है। 2011 में 4% वोट पाने वाली बीजेपी 2021 में 38% वोट पाई, जो टीएमसी के 2011 के सरकार बनाने के 39% वोट से महज 1% कम है। 0 से 77 तक विधानसभा में बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया। इसी तरह लोकसभा चुनाव में 17% से 39% वोट शेयर तक बीजेपी 10 साल में पहुंच गई। 2014 के टीएमसी के वोट शेयर से महज 1% कम। 2 सीट से 12 तक का सफर बीजेपी ने तय कर लिया। जिस तरीके का राजनीतिक ताकत ममता बनर्जी के पास है, जिस तरीके का जमीनी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पास है, वो मेरे ख्याल से जो देश के बाकी राजनीतिक दल है, मैं साउथ की कुछ पार्टी को नहीं कहूँगा, जैसे केरल में लेफ्ट है या तमिलनाडु में डीएमके है, बाकी जो हम दूसरे विपक्षी दल देखते हैं उनके पास जमीनी कार्यकर्ताओं के रूप में और हर जगह जो मौजूदगी है वो जितनी मजबूत ममता बनर्जी के पास है और जिस तरह की रणनीति वो लेकर के चलती है और खुद लीड करती है। ममता की एक और चिंता मुस्लिम वोट है, क्योंकि अगर बंगाल में बाबरी फैक्टर ने काम किया और टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर टीएमसी का मुस्लिम वोट काटने में कामयाब होते हैं और इस वजह से ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। आंकड़े देखिए, CSDS लोक नीति का डाटा कहता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 49% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 37% ने टीएमसी को। 73% मुस्लिम टीएमसी के साथ गए, यानी मुस्लिम वोट तो ममता के साथ बना हुआ है। लेकिन अगर हिंदू वोट घटता है तो ममता के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार की जो जांच है वो सिर्फ हवाबाजी है। कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे रहे हैं, भ्रष्टाचार रहा है। जो जांच एजेंसियां उसके कुछ आंकड़े उनके पास, कुछ तथ्य उनके पास, कुछ सबूत, तभी वो आगे बढ़ती हैं। चुनौती सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट की नहीं है, जातिगत आंकड़े भी ममता के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। 2016 से 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का सिर्फ मुस्लिम वोट बढ़ा है। 51% से बढ़कर 75% हुआ। बाकी सभी जातियों के वोट घटे हैं। सवर्ण से लेकर राजवंशी, दलित, आदिवासी, हर जाति के वोट 5 साल में घटे। वहीं बीजेपी ने उन जाति वर्ग में 5 साल में अपना वोट बढ़ाया। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का डर, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर पार्टी और उसके नेता, और तीसरी तरफ घटता जनाधार। सवाल यह है, क्या ममता का अटैकिंग मोड रणनीति कम की ज्यादा है? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिर्फ एक ही घटना नहीं है, पिछली भी बहुत सारी घटनाएं, नालंदा सारद वाली हो गई, शिक्षा वाली हो गई, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी के मंत्री, ममता बनर्जी के बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है। तो ये आईपैक वाले मामले में भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लोगों का की गर्दन फंसी हुई है और इसीलिए ममता बनर्जी परेशान है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी चोट को मुद्दा बनाया। नंदीग्राम में प्रचार करते वक्त ममता बनर्जी घायल हो गई थी। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि धक्का दिया गया, वहीं विपक्ष ने इसे हादसा बताया था। इसके बाद ममता व्हील चेयर पर पूरे राज्य में प्रचार करती रही और उनका ये इमोशनल और सियासी प्रतीक बन गया। लेकिन चुनाव आते आते भ्रष्टाचार से लेकर रोजगार तक बीजेपी ने ममता को चौतरफा घेर लिया है। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। जिस वक्त ममता बनर्जी को अपनी आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था, उस वक्त वो अपनी पार्टी की फाइलें बचाती नजर आ रही है, जैसा कि वो दावा कर रही है।
अब ये सिर्फ छापेमारी का मामला नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है। दाव बड़ा है। अगर ममता इस दबाव को फिर से सियासी हथियार में बदल पाती है तो जीत का चौका मुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो यह आक्रामकता ममता को अपने ही बुने चक्रव्यूह में फंसा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।